हाय एवरीवन। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है जिस पे हम आज ये सेशन ले रहे हैं। अभी आपने न्यूज़ से अगर आप टच्ड हैं, थोड़ा सा भी न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर्स अगर आप देख रहे हैं तो हर जगह टैरिफ टैरिफ टैरिफ, यूएस का टैरिफ वॉर आप देख पाएंगे हेडलाइंस, या ट्रम्प का टैरिफ वॉर। ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट है, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका, सो हर जगह उसकी काफ़ी गहमा गहमी है। एवरीबडी इज़ डिस्कसिंग अबाउट डैट। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो डीप नॉलेज के लिए, अच्छी तरह से इस चैनल को समझने के लिए इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को ज़रूर, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हम जब भी कुछ इन्फॉर्मेटरी आपके लिए ला रहे हैं आप उसे मिस ना करें। तो प्लीज़ इंश्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करें। थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक बर्निंग टॉपिक है। सो अभी तक हमने कुछ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा। आज हमें उसको थोड़ा सा एप्लीकेशन की तरफ टर्न अराउंड करने का, उसको अप्लाई कैसे करेंगे हम उसको टर्न अराउंड करने का, और इस न्यूज़ के साथ जोड़ने का कोशिश करेंगे। ये जो अभी एक बर्निंग एजेंडा चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को इसने ग्रिप में किया हुआ है, ट्रम्प का टैरिफ या यूएस के टैरिफ, इसके बारे में हम जब आपको बताएंगे थोड़ा सा न्यूट्रल होकर एकदम क्लीन माइंड से समझिएगा, जिससे कि आपको आइडिया आए। प्रॉपर समझने के बाद आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे चीज़ों को वॉच करने का, और डेफिनेटली फर्दर अपने स्टेप्स लेने का। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, अगर आप इन्वेस्ट फर्दर करने जा रहे हैं तो, सो दोनों केस में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आई होप कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक वॉच करेंगे। सो थोड़ा सा पहले से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 1980s का वर्ल्ड देखा हो, अगर आप 80s में थे या अपने किसी प्रीवियस जनरेशन से ये बात सुना हो, तो कुछ बड़े शहरों में या महानगरों में एक कस्टम की दुकान होती थी जहाँ पे हम जाते थे, और बाहर की दुनिया की, मतलब अक्रॉस द कंट्री या आउटसाइड कंट्री हम कहें, दूसरे देशों के सामान वहाँ पे मिलते थे एट अ डिफरेंट प्राइस, थोड़ा महंगा या जो भी है, उसे कस्टम शॉप बोला जाता था। जनरली एयरपोर्ट्स पे होते थे और कुछ एक शहरों में भी होते थे। स्पेशली हमें बाहर के आइटम्स वहाँ पे मिलते थे। लेकिन 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ली, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी ली, जिसमें होता क्या है कि अक्रॉस द वर्ल्ड एक ग्लोबल हब, एक ग्लोबल विलेज की तरह चेंज हो गया, एक सिंगल प्लेस की तरह। तो मैं एक दूसरे कंट्री से, या इंडिया चाइना से, चाइना यूएस से, यूएस रसिया से, कोई भी कंट्री एक दूसरे से डील कर सकता था। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ये पॉलिसी अपनाई 91 में, तो जो बाइलैटरल ट्रेड होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, कोई भी सामान जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, वो कहीं पे भी बाहर हम ईज़िली बेच सकते थे। ये 1991 में हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि बाहर की कंट्रीज़ के आइटम हमारे पास आना, जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं, ये हमारी कंट्री के सामान बाहर कंट्री में हम आराम से बेच सकते थे, एक्सपोर्ट करते हैं। लोग ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि प्रॉफिट्स के लिए। जो वेल्दियर कंट्रीज़ होती हैं उनके पास डीप पॉकेट्स होते हैं, दे हैव अ गुड परचेजिंग पावर। सो वी जनरली थिंक कि जब भी हम कोई आइटम बना रहे हैं और हमारे को शायद कंट्री में उसकी एक रेट मिल रही है, उसका एक प्राइस मिल रहा है, अगर हम डेवलप कंट्रीज़ में उसको पब्लिश करेंगे या ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो वहाँ पे अगर उसकी अच्छी डिमांड हुई तो हमें और अच्छा प्राइस मिल सकता है। और यही एक बिजनेसमैन की अंदर से ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसिंग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो सेम वेरी वे, जब से जैसे प्रॉफिट्स या रेवेन्यू ज़्यादा आता है अक्रॉस द बॉर्डर्स की बात करें तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। उन सब चीज़ों में हम आएंगे। लेट थोड़ा सा इसी जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया आपको, उसकी बात करें तो पहले क्या होता था, ट्रेड दूसरे कंट्री से बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 91 के बाद ये इजी हो गया। नाउ अगर आप थोड़ा पीछे के टाइम को याद करें, पहले कंट्रीज़ को मजबूत कम माना जाता था, या ताकतवर या पावरफुल कम माना जाता, तब उसके पास अच्छे डिफेंस के हथियार होते थे, जैसे कि यूएस
वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जापान पे एटॉमिक बम गिराया, सब मानने लगे कि यूएस एक वर्ल्ड पावर है। रशिया ने कई कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में किया अपनी डिफेंस की एबिलिटी से, तो सब मानने लगे रशिया इज़ अ वर्ल्ड पावर। तो अंडरस्टैंड दैट पहले का जो परसेप्शन था वो किसी की डिफेंस के पावर के ऊपर होता था, कितना किसके पास है, जैसे वैसे आज भी है, बट आज उसका फ्रेम थोड़ा चेंज हो गया। ये सब चीज़ें समझिएगा, मैं आ रहा हूँ आपको टैरिफ वॉर की तरफ, तो इसलिए ये सब पायदान समझिएगा। आज क्या है, जिस कंट्री की इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो कंट्री आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो कंट्री रिच है, कोई डेफिसिट नहीं है, उसके ऊपर उधार नहीं है, कर्जे नहीं है, उसके पास एम्पल पैसा है। समझ लीजिए जैसे हमारे घर में अच्छा खासा पैसा है, लोन नहीं है, ज़्यादा देनदारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी चाहे खरीद सकते हैं, अपने घर में कुछ भी बना सकते हैं। तो वही जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, रिच कंट्रीज, वो अपना डिफेंस तैयार कर सकती हैं अपने आप, या कोई दूसरा कंट्री तैयार कर रहा है उससे खरीद सकती है। जैसे आपने सुना होगा पीछे इंडिया ने कई डिफेंस डील किया, रफाल खरीदा, और भी कई फॉरेन मतलब डिफेंस के जो आर्म्स हैं वो सब खरीद रही है। तो आज की डेट में इकोनॉमीज़ के को सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार माना गया है। जिसकी स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था, जिस कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग है, वही सस्टेन करेगा, क्योंकि पैसे उसके पास है, और पैसे से आपको पता है सब कुछ किया जा सकता है। अच्छा R&D बनाया जा सकता है, अच्छी परचेजिंग करी जा सकती है, चाहे वो डिफेंस के लिए क्यों ना हो, चाहे साइंस के नाम पे क्यों ना हो। सो एक चीज़ आज आपने ये समझा, तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा हथियार भी है और एक बहुत बड़ा टारगेट भी होता है। टारगेट मतलब अगर मैं किसी की इकोनॉमी ध्वस्त हो तो देश ध्वस्त, चाहे वो जितना बड़ा पावरफुल कंट्री क्यों ना हो। अब हम थोड़ा सा 4-5 साल पीछे जाते हैं, कोविड के टाइम की बात करें। क्या हुआ था कोविड में? करीब 1.5-2 साल या 2 साल तक ये एपिसोड चला। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लेकिन कयास क्या लगाए जा रहे थे कि शायद किसी कंट्री की किसी लैब में ये वायरस जन्म लिया, गलती से या जानबूझ के हमने देखा। सबसे पहले इसे कंट्रोल किसने किया, या सबसे पहले इस पे करेक्टिव मेजर्स किसने लिया? चाहे चाइना ने, एंड देन सबसे पहले लाइफ के एक नॉर्मल रन में कौन कंट्री आ गई? शायद चाइना। कम से कम डैमेज भी हुआ। आई एम नॉट पॉइंटिंग की दैट उन्होंने ही ये स्टार्ट किया, हो सकता है उन्होंने करेक्टिव मेजर लिए, लेकिन अब समझिए उन 1.5-2 साल में हर कंट्री की इकोनॉमी, ज़्यादातर कंट्री की इकोनॉमी किस तरह धराशायी हुई थी। बिजनेस सेटर हो गए थे, दुकानें खुल नहीं रही थी लॉकडाउन के टाइम में, उसकी वजह से फैक्ट्रीज बंद हो गई, और उसका इम्पैक्ट 1.5-2 साल तक चलता रहा, और बिजनेसमैन काफ़ी सफ़र करता रहा, कंट्री सफ़र करती रही, और इसका एक्चुअली इफेक्ट किस पे हुआ? कंट्री की इकोनॉमीज पे। लोग कहने लगे रिसेशन आ गया है ड्यू टू कोविड। इन्फ्लेशन जो मैंने आपको समझाया था, महंगाई कहीं काफ़ी ज़्यादा पहुंच गई, कुछ कंट्रीज़ में तो डबल डिजिट्स में पहुंच गई, जो कि बहुत हार्मफुल है। महंगाई हम ही लोगों को झेलनी पड़ती है। आज का कोई सामान जो 1 साल पहले था 100 रुपये का, आज वो 120 रुपये में बिक रहा है, 110 रुपये में बिक रहा है। कहाँ से हम इतना अपनी इनकम बढ़ाएं इस स्पीड में? सो कोविड ने काफ़ी अटैक किया। अब उसको हम करंट सिनेरियो की तरफ आ रहे हैं। ये वर्ल्ड का मैप देखिए, आप देख पाएंगे इस वर्ल्ड के मैप में आपको अलग अलग कंट्रीज दिख रही हैं। नाउ एक चीज़ और मैं आता हूँ, कंट्रीज आपने देख लिया। बिफोर कंट्री के ट्रेड के बारे में हम बात करें, समझिएगा एक कंट्री को रेवेन्यू कैसे मिलती है, देश को पैसा कहाँ से मिलता है। देश को पैसे की क्या ज़रूरत है? आप कहेंगे पैसे की तो ज़रूरत हम जैसे इंडिविजुअल्स को है, या बहुत ज़्यादा हुआ कंपनीज़ को है। नहीं, देश को भी पैसे की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसको हेल्थ केयर, डिफेंस, जैसा मैंने बताया, अपने देश को बचाने के लिए हेल्थ केयर, लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, जैसे हमारी कंट्री में कुछ फ्री हेल्थ स्कीम्स हैं, एजुकेशन के लिए, और रोड्स डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ, R&D करने के लिए, नए नए चीज़ों को लाने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं। वो आता कैसे है? 2 तरह से। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
जब मैं एज अ सैलरीड एम्प्लॉय हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ, जो मैंने अर्न किया मैंने उस पर टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। मेरी सैलरी आई तो गवर्नमेंट ने पहले उस पर टैक्स काट लिया। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा प्रॉफिट आया तो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखाया और जितना टैक्स बनता है पे कर दिया। ये डायरेक्ट टैक्स, इनकम हुई और गवर्नमेंट का हिस्सा हमने दे दिया। ये टैक्स क्यों देते हैं? सोशल डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। मैंने बताया कई जगह यूज़ होता है। अब दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आपने सुना होगा हमारे कंट्री में। अर्लियर पहले वैट होता था, लॉट मेनी अदर थिंग्स वर देयर। चुंगी होती थी जब हम अक्रॉस रोड्स वगैरह पे जाते थे। सो आज की डेट में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर देयर। जब कंट्री में हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और बाहर बेचने की कोशिश करते हैं, एक्साइज लगता है। या जब कंट्री में कोई प्रोडक्ट आता है बाहर से, हमारे कंट्री में मान लेते हैं कि जैसे फ्यूल पूरी तरह से नहीं आ रहा है, हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतने ऑयल रिजर्व्स नहीं है। आप जानते होंगे अरब कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में, यूएस में, कुछ रशिया में, ये सब ऑयल के हब्स हैं। काफ़ी ज़्यादा डीप तक इनके ऑयल रिजर्व्स हैं, तो ये सप्लाई करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड को। अब जब हमें बाहर से कोई चीज़ खरीदना होगा तो जो हम उस पर टैरिफ पे करेंगे वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि कोई सामान आया, गवर्नमेंट ने उस पर ऊपर थोड़ा सा अपना चार्जेस लगाए, फिर वो हमारे तक आता है। तो जो 100 रुपये की चीज़ थी उसमें गवर्नमेंट ने मान लेते 10 रुपये ऐड किए, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे भी अर्न करना है, तो हमारे पास बन के 110 आए। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्स का। अब आप ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिएगा। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, बट वो क्या अनाउंस कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स हैं, वो उसका जो लाइबिलिटी है या उसका जो बोझ है उसके सिटीजन्स पे, वो उसे कम करना चाहता है। एक कंट्री को 100 रुपये पाने हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, यूएस को 100 रुपये कमाने हैं, वो कह रहा है मैं कंट्रीमैन या सिटीज़न से उसको ना कमा के ये जो इम्पोर्ट्स आ रहे हैं मेरे कंट्री में, मैं उसमें कमाऊँगा, उसमें टैरिफ लगा के कमाऊँगा। क्योंकि मेरे जब प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, बिकते हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ उस पर अच्छा टैरिफ लगाती है। तो यहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये जो रेवेन्यू आएगा, जो कि आंका गया है करीब $100 बिलियन का, ये मेरे सिटीजन्स के टैक्स लायबिलिटी को कम करेगा। अब इसको कुछ ऐसा समझिएगा, फिर एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया का एक डायमंड ट्रेडर है, अब उसने 1 लाख रुपए का एक डायमंड यूएस में आज की डेट में वो बेच रहा था, अप्रैल से पहले, क्योंकि 2 अप्रैल से ये सब नॉर्म स्टार्ट हो गए। 1 अप्रैल से पहले वो अपना 1 लाख रुपए का डायमंड यूएस में जाता, आराम से उतने पे ही बेच देता। उसमें उसकी प्रॉफिट है, मान लेते हैं कि 60,000 का डायमंड था, उसने 40,000 का प्रॉफिट जोड़ा और जाके यूएस में 1 लाख का बेच दिया। यूएस के भी लोगों को वो 1 लाख प्राइस ठीक लगा और उन्होंने खरीद लिया। हमारे बिजनेसमैन को 40,000 प्रॉफिट मिल गया, हमारे कंट्री को जो उसमें एक्साइज ड्यूटी के तहत टैक्स एक्साइज चार्जेस लगने थे वो मिल गए। यूएस ने उसमें कुछ नहीं लगाया, अभी 0% था उस पर टैरिफ। आज की बात, ये 2 अप्रैल के बाद क्या हुआ कि यूएस ने उसमें 26% टैक्स जोड़ दिया। तो जो 1 लाख रुपए का डायमंड था वो आज यूएस में कितने पे बिकेगा? 1,26,000 में। मतलब जो यूएस का सिटीजन उसे 1 लाख दे रहा था वो 1,26 देगा। तो कोई सेम आइटम का इतने कम टाइम में, इन्फ्लेशन तो है नहीं, क्यों ज़्यादा देगा? वो कहेगा मुझे नहीं खरीदना। रिजल्ट क्या हुआ? उसने अपनी बाइंग कम की। बाइंग कम की तो रिजल्ट क्या हुआ हमारे एक्सपोर्टर पे कि उसकी सेल कम हो गई। अब इसका ट्रम्प ने सॉल्यूशन क्या बताया? आप वो जो फैक्ट्री है डायमंड की हमारे यहाँ लगा दीजिए, मतलब यूएस में। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? समझिएगा, यूएस में फैक्ट्री लगाने से क्या होगा? यूएस के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जो जॉब रेट है वहाँ पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, वो एम्प्लॉयमेंट देना हो। एम्प्लॉयमेंट रेट के इंडेक्स निकलते हैं वहाँ पे कि कितना इस कंट्री में इस साल कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, वो बहुत बुरी तरह से देखा जाता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो एक तरह से उसने उस डायमंड ट्रेडर को हिंट क्या दिया, आइए मेरे यहाँ पे लगाइए, जिससे कि 100 लोगों को अगर नौकरी मिली तो वो 100 लोगों का
उसने एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? 100 लोग और टैक्स भरने लगे। पहले थोड़ा थोड़ा ही टैक्स भरे, लेकिन उसको बाकी लोगों से घटा के इन 100 लोगों से थोड़ा सा टैक्स लिया, बैलेंस हो गया। उसका 100 रुपये कमाने थे यूएस को, और कुछ एग्जिस्टिंग सिटीजन से कमा रहा है, कुछ ये जो नए फैक्ट्रीज लगे, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उससे उसका पेट भर गया। और अच्छी बात क्या हुई? यूएस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। दूसरी चीज़ क्या है उसमें, इसका इम्पैक्ट दूसरा क्या हुआ कि यूएस वाले ने बोल दिया कि मुझे 1,26,000 का डायमंड ही नहीं खरीदना, और हमारे ट्रेडर ने भी बोला मैं वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा पाऊँगा। तो ये सेल नहीं हुई। आज की डेट में जो एक बिजनेसमैन को उम्मीद थी कि रेवेन्यू आएगा, सेल्स होगी, रेवेन्यू आएगा और उससे प्रॉफिट होगा, वो चीज़ नहीं हुआ। ट्रेड वहीं पे ब्लॉक हो गया। इस तरह से कंपनीज के प्रॉफिट्स डाउन जाने लगे। तो ओवरऑल अगर एक बड़े पिक्चर को देखेंगे, जब आज हमारा प्रोडक्ट जो एक एक्स अमाउंट पे या 100 रुपये में बिकता था, आज वो एक हर प्रोडक्ट 126 रुपये में बिकेगा। मान लेते कोई 50 रुपये का, 50,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, आज वो उसमें 26% ऐड कर दीजिए, करीब 13,000 रुपये ऐड करके 63,000 में बिकेगा। तो यूएस का सिटीजन जो शायद यूएस में ही वो प्रोडक्ट कुछ 60,000 का मिलता है, वो उसे खरीद लेगा या तो नहीं खरीदेगा। इसलिए आज की डेट में ये जो पैनिक है, अब रिलेट करिएगा ये क्यों डेवलप हो रहा है। क्योंकि ये जो ट्रेड के वॉर्स चल रहे हैं, जिसमें टैरिफ लगाया जा रहा है, एक्स्ट्रा ड्यूटी, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में। तो मैं यूएस हूँ, अब मुझे यूएस समझिएगा, मैंने दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट मंगाने, मैंने बोल दिया आपका प्रोडक्ट यहाँ पे महंगा बिकेगा, वो जो प्राइस का डिफरेंस है वो यूएस रखेगा। तो दूसरे कंपनी ने जब प्रोडक्ट लाए, यूएस के सिटीजन्स को वो महंगा दिखेगा, या तो वो सेल ही नहीं होगी या बहुत कम होगी, जो हायर प्राइस देने को राजी है। अब जब सेल कम होगी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये जो पैनिक है समझिएगा, ये जो पैनिक है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सेल कम होगी उससे क्या होगा, प्रॉफिट्स कम होगा, उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स की अर्निंग कम होगी। अब मेरे शेयर वाले ट्रेडिंग या शेयर के ट्रेडिंग कैसे होते हैं, शेयर में प्रॉफिट कैसे, उससे रिलेट करिएगा। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मान लेते हैं टाटा स्टील के। टाटा स्टील जो इंडिया से यूएस में काफ़ी अच्छा इंपोर्ट करता था, आज उसके स्टील एकदम से महंगे बिकने लगे यूएस में। कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको अपने घर का ही बना हुआ स्टील यूएस में सस्ता मिल रहा है। तो टाटा स्टील का सेल्स घटेगा। घटने से क्या होगा, प्रॉफिट भी घटेगा, क्योंकि सेल्स कम तो प्रॉफिट कम और एक्सपेंसेस तो वैसे ही चल रहे हैं, और उससे शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट उतना नहीं होगा, डिविडेंड नहीं आएगा या शेयर प्राइस में एनहेंसमेंट नहीं होगी। इसलिए लास्ट के कुछ सेशंस में आपने देखा मार्केट में ब्लड बात हो रहा है। एक दिन में 2200 पॉइंट गिर गए सेंसेक्स, और ये खाली इंडिया में नहीं हो रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड के आप इंडेक्स देखेंगे, स्टॉक मार्केट देखेंगे, हर जगह हो रहा है, क्योंकि सब जगह एक पैनिक है। क्योंकि यूएस को माना जाता है एक बहुत अच्छा कंट्री, डेवलप्ड कंट्री विद डीप पॉकेट्स, उसके सिटीजन्स के पास बहुत पैसा है, तो हर कोई टारगेट करता है कि उसका प्रोडक्ट यूएस में जाके बिके, जो कि शायद अब नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो पैनिक है वो बड़े लाजमी है। अब इसमें हो क्या सकता है कि एक पॉइंट कि यहाँ जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपना प्लांट वहाँ पे लगाए जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले। दूसरा, कुछ ट्रेड नेगोशिएशंस करें कि ना आपके जो एक्सपोर्ट्स आते हैं हमारे पास, मतलब जब यूएस किसी कंट्री को कुछ भेजते हैं, ना हम उस पर टैरिफ लगाएंगे ना हम आप पे। इससे क्या होगा, कंट्रीज की इकोनॉमी में भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसको जो एक्साइज या कस्टम ड्यूटी से उनको इंडिया को मान लेते फ़ायदा होता था, वो नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो आज ओवरऑल पैनिक इसलिए है क्योंकि एक तरह से माना जा रहा है कि हर कंपनीज में प्रॉफिट्स कम होगा, हर सेक्टर नीचे आएगा ज़्यादातर जो कि यूएस से जुड़ा है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, कोविड के टाइम की बात करें, कुछ 8-10 महीने पहले 2019 की बात करें तो जून में एक पीक पे था सेंसेक्स, हमारा जो स्टॉक मार्केट है 50,000 के अराउंड था। जिस दिन लॉकडाउन लगा 23 मार्च 2020, उस दिन मार्केट वन ऑफ द लोएस्ट 23-24 के रेंज पे आ गई। जब लॉकडाउन लग गया, लोगों को लगा अब कोविड की कड़ी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, तो लॉकडाउन के साथ साथ
मार्केट फिर से बाउंस होना शुरू हुआ और 3 साल में मार्केट 3 टाइम्स हो गया वहाँ से। मतलब जो सेंसेक्स का इंडेक्स है, इंडेक्स वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो क्राइसिस आती है, 2008 में एक क्राइसिस आया था वर्ल्ड के ऊपर, यूएस के मार्केट्स काफ़ी टूटे थे, उसमें रिसेशन आया था। अभी भी जो बोला जा रहा है रिसेशन, अगर आप पैनिक नहीं लेते, कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर, तो आई थिंक यू विल सर्वाइव इन दिस वेरी रिसेशन। क्या आपने जब पैसे लगाए थे शेयर मार्केट में, या आप जब लगाने जा रहे हैं, क्या ऐसा कि आज ही मुझे चाहिए? वर्ल्ड ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी कंट्री पे ऊपर बॉम्ब नहीं गिर रहे हैं, एक दूसरे से टकरार चल रही है, निगोशिएशंस हो रहे हैं। तो इसको इतना पेसिमिस्टिक देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट नीचे जाते हैं, मार्केट ऊपर भी आते हैं। अगर आज आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है कि इसी सेशन में आपकी बेटी की पढ़ाई की ज़रूरत है, या बेटी की, या मैरिज होना है, या कहीं पे बहुत पैसे देना है, और आज आपको लिक्विडिटी करने की ज़रूरत नहीं है कि शेयर मार्केट में शेयर बेचूंगा और पैसे ले आऊँगा, तो स्थिर रहिए। इन्वेस्टमेंट का अप्रोच ही ऐसा है जो आपको अगले सेशन में बताऊंगा, जितना हो सके लंबे टाइम तक रखने का। ये सारे जो फ्लक्चुएशंस हैं, साइकिल्स हैं, ये पैनिक्स हैं, ये टैरिफ वॉर, ये वॉट एवर इट इज़, ये कवर हो जाएंगे। लेकिन उसके बीच में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत ही है, आपको लग रहा है शेयर मार्केट में ही आपको शेयर बेच के ही प्रॉफिट लेना है क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है कि आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो शेयर मार्केट में लगा दिया है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उस चीज़ में भी ट्यूटोरियल्स हम देंगे। हमारा पोर्टफोलियो हमारी एज के साथ साथ इक्विटी में एक्सपोजर कम करता है। तो अगर हम 40 साल के हैं तो हमारे इक्विटी में एक्सपोजर 60% ही होना चाहिए, बाकी का 40 बैंक के एफडीज, बैलेंस, जो थोड़ा सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें होना चाहिए। तो आज अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हम उस सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट से निकाल लें, क्योंकि ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने के बराबर होता है। तो आज का टाइम है गाइस, पैनिक नहीं लेने का। मार्केट गिर रही है, देखिए, जैसे मान लेते हैं तबाही आई है, आप बस दूर से एक ऊंचे टीले पे बैठ के शो देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, आप लोगों को बचा नहीं सकते, कम से कम उसमें पार्टिसिपेट होकर अपनी तबाही मत करिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो अपने पोर्टफोलियो सेल मत करिए, क्योंकि ये बाउंस बैक होगा, ट्रेड वॉर ख़त्म होगा। और मान लेते हैं नहीं भी हुआ तो यूएस के प्रेसिडेंट का टेन्योर खाली 4 साल का होता है, हो सकता है उसके बाद ना आए। आपको कल के बारे में पता है क्या सिक्योरिटी है, देन व्हाई टू गेट पैनिक, रिलैक्स। एंड ये जो एरा है उसको ईजिली गो थ्रू होने दीजिए। मैं शायद आपको ये टैरिफ वॉर समझा पाया। आज की डेट में ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कि यूएस प्रूव भी करना चाहता है कि मैं सुपीरियर हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैंने टैरिफ लगाया और पूरा वर्ल्ड हिल गया उससे। लेट इट बी, हमें वर्ल्ड से नहीं मतलब, हमें अपने पैसे से मतलब है, पोर्टफोलियो से मतलब है। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर रखूँगा, अभी टच नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तूफान आया हुआ है, अंदर बैठते हैं। जब तूफान शांत होगा बाहर जाएंगे, पैसे की ज़रूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं तो और पैसे लगा लेंगे। सो अपना पोर्टफोलियो हमेशा बराबर हिस्से में बांटिए, थोड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा रिस्की, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकें। और दिस इज़ नॉट अ टाइम। यूएस प्रेसिडेंट अपने सिटीजन्स के बारे में सोच रहा है, हम अपने बारे में सोचें। अभी इस पैनिक में पार्ट नहीं लेंगे। और आई होप कि मैं ये जो ओवरऑल टैरिफ वॉर है आपको, या क्राइसिस अभी जो चल रही है, ब्लड बाथ्स हो रहे हैं क्रॉस मार्केट में या क्रॉस स्टॉक मार्केट में, उसको मैं आपको समझा पाया क्यों हो रहा है ये। क्योंकि सिंपल एक कंट्री अपने हित के बारे में थोड़ा सोचने लगी। ठीक है, लाजमी है, उसे सोचना भी चाहिए। तो लेट इट बी, वी विल फोकस ऑन आवर पोर्टफोलियो। हम बहुत न्यूक्लियर चीज़ है, अपने पोर्टफोलियो में ध्यान देते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, प्रॉपरली आपने एंजॉय किया होगा। अगर आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।